गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट चल रहा था अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसके अंदर हम कल पढ़ रहे थे, कल की क्लास में जो आवर्त सारणी होती है उस आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और जो वर्ग होते हैं वर्टिकल लाइंस वाले, इनके अंदर यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पे और वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे परमाणु त्रिज्या है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है होती है, वो हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या की जो आवर्तिता है या परिवर्ती है उसको पढ़ने से पहले हम परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले दो कारक है, मेन कारक रहेंगे वो, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो आवर्त सारणी, उसके बाद देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता, यानी कि आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होगी और वर्ग में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होगी। इसे पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, यानी परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद हम आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखिए आप, जो परमाणु त्रिज्या है उसको प्रभावित करने वाले दो फैक्टर्स या दो कारक हैं वो क्या है, इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। उसके अंदर फर्स्ट आपका रहेगा इफेक्टिव, इसमें लिखना किसी परमाणु की परमाणु त्रिज्या को निम्न दो कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। फर्स्ट रहेगा इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जिसको शॉर्ट में जेड इफेक्टिव भी बोल देते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हिंदी में कहा जाएगा इसको प्रभावी नाभिकीय आवेश। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और सेकंड रहेगा आपके सेल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, सेल्डिंग इफेक्ट है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे परिरक्षण प्रभाव, इसको बोला जाएगा परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, तो किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या को निम्न दो कारक हैं जो कि मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश और जो परिरक्षण प्रभाव है इनको पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे इसके अंदर कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या होता है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखें इसके अंदर ये एटम है परमाणु, ये इस परमाणु का हो गया न्यूक्लियस नाभिक, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये इसका आउटर सेल है, बाह्यतम कोश है, इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं। तो देखो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में सबसे पहले तो क्या लिखेंगे कि ये एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है। प्रभावी नाभिकीय आवेश एक प्रकार का आकर्षण बल है, ये पढ़ेंगे सबसे पहले, ये लिखा जाएगा इसमें। अट्रैक्शन फोर्स क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है उदासीन, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होगा, तो इस पूरे नाभिक का चार्ज है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का क्या होता है न्यूट्रल उदासीन है, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और आउटर सेल या बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन पे चार्ज रहेगा नेगेटिव। तो विपरीत आवेश वाले, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसमें आएगा, तो ये नाभिक में जो प्रोटॉन है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज क्या है, अपोजिट है। तो इसमें ये लिखा जाएगा कि किसी परमाणु के नाभिक द्वारा अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उस प्रोटॉन का या उस नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। अब प्रोटॉन ने आकर्षण बल के कारण से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा तो बाह्यतम कोश है वो भी इसकी तरफ आएगा। पहले ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक थी, फिर ये इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ आकर्षित किया, तो अब ये कोश है बाहर वाला वो आकर्षित करने के बाद यहाँ आ गया, तो अब इसकी त्रिज्या होगी ये वाली। पहले ये थी जब अट्रैक्शन नहीं लग रहा था, अट्रैक्शन लगने के बाद में त्रिज्या ये होगी। तो बताओ आपकी प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रोटॉन का जितना ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण त्रिज्या क्या होगी, कम होगी।
तो हम लिखेंगे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो त्रिज्या क्या रहेगी, कम रहेगी। तो एटॉमिक रेडियस है वो इसके क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। ये रिलेशन हमें इसके द्वारा मिल गया। अब इसके अंदर आता है कि डेफिनेशन एक बार फिर से सुने, इसकी क्या रहेगी। डेफिनेशन में रहेगा इसमें किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों द्वारा अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उस नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों द्वारा अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को विपरीत आवेश होने के कारण अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता प्रोटॉन का या नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। तो यहाँ पे नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा उतनी ही प्रबलता से ये प्रोटॉन है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे कोश प्रोटॉन की या नाभिक की तरफ आता जाएगा, जिससे परमाणु की त्रिज्या वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो किसी भी परमाणु में परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होता है उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या उतनी क्या रहेगी, कम हो जाएगी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा, रिवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी इसके अंदर जेड इफेक्टिव है वो बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बात यह आती है इसमें कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता कैसे है। तो नाभिक के अंदर प्रोटोनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें रिलेशन आएगा ये वाला कि नंबर ऑफ प्रोटोन प्रोटोन तो पता है न्यूक्लियस में होंगे, समानुपाती क्या रहेगा, जेड इफेक्टिव। यानी कि किसी भी परमाणु में नाभिक में प्रोटोनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस परमाणु के नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो प्रोटोनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये 3 रिलेशन है वो आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में लिखें आप। इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश में यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। यह एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल होता है। सेकंड लाइन में लिखेंगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश की। यहाँ पे सेकंड लाइन में हम ये लिख देंगे इसे जेड इफेक्टिव से प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड में आएगा इसे जेड इफेक्टिव से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूक्लियर चार्ज को जेड से बोल देंगे, इफेक्टिव का EFF लगा दिया तो लिखेंगे इसे जेड इफेक्टिव से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं थर्ड पे कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों द्वारा अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को विपरीत आवेश के कारण आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु के नाभिक या प्रोटॉन का प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। एक बार फिर से इसने किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों द्वारा परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को विपरीत आवेश होने के कारण अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता प्रोटॉन या नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखें क्या लिखा जाएगा इसके अंदर। सेकंड ये आएगा कि परमाणु का नाभिकीय आवेश या प्रोटोनों का नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा परमाणु की त्रिज्या उतनी ही क्या रहेगी, कम रहेगी। किसी भी परमाणु के अंदर जेड इफेक्टिव का मान जितना ज्यादा होगा उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या उतनी ही कम होगी। ये रिलेशन लिखें। उसके बाद में ये लिखें कि जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या है वो कम होती है। उसके बाद थर्ड रिलेशन आपको इसके अंदर ये लिखना है कि प्रोटोनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन समानुपाती जेड इफेक्टिव। उसके बाद देखें आप, ये रहेगा आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करता है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे हम परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश किससे बढ़ेगा? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। लिख लिए होंगे ये रिलेशन। उसके बाद सेकंड देखें, सेकंड रहेगा शेल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। ये क्या होता है देखें, इसमें फर्स्ट लाइन ये अट्रैक्शन फोर्स था, तो ये क्या रहेगा? रिपल्सन फोर्स। ये रहेगा रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये रहेगा अपना रिपल्सन फोर्स। परिरक्षण प्रभाव में फर्स्ट लाइन लिखी जाएगी, ये एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल होता है। ये रहेगा आकर्षण बल और ये रहेगा प्रतिकर्षण बल। तो सेकंड शेल्डिंग इफेक्ट में आएगा कि ये एक प्रकार का रिपल्सन फोर्स होता है या प्रतिकर्षण बल होता है। अब प्रतिकर्षण नाम आ गया, इसका मतलब है कि जो समान चार्ज वाले, जिनके ऊपर सेम चार्ज होता है, उनके बीच में हमेशा क्या होगा? रिपल्सन होगा। अपोजिट चार्ज वालों के बीच में अट्रैक्शन और सेम चार्ज वालों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। परमाणु में तीन ही होते हैं ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन ही पार्टिकल्स होते हैं। ये तो न्यूट्रल है ही, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो अपने को पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स अपोजिट चार्ज के बीच में, तो ये इन दोनों के बीच में लगेगा। और परिरक्षण है वो क्या रहेगा? प्रतिकर्षण या रिपल्सन फोर्स रहेगा। तो ये लगेगा समान चार्ज वालों के बीच में। तो सेम चार्ज वालों के बीच में, सेम चार्ज किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा, सॉरी इनके बीच का, समान चार्ज वालों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन या प्रतिकर्षण होगा। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वही यहाँ पे क्या माना जाएगा? परिरक्षण प्रभाव होगा। तो देखें इसके अंदर डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी। जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये कोष, ये भी कोष है और ये वाला भी दूसरा कोष है। इस कोष में भी इलेक्ट्रॉन है और इस कोष में भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये नाभिक क्या कर रहा है? इन इलेक्ट्रॉनों पे भी क्या कर रहा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश लगा रहा है। और क्योंकि इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इस कोष के इलेक्ट्रॉनों पे, और इस कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये प्रोटॉन इनको भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लेकिन नाभिक के प्रोटॉन और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये कोष आ गया जो कि इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भर जाएगा तभी तो नया कोष स्टार्ट होगा इसके अंदर। तो इस कोष के इलेक्ट्रॉनों पे भी नाभिक का क्या लगता है? आकर्षण बल लगेगा। लेकिन ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों पे सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस कारण से इसमें ये बोला जाता है कि जो आंतरिक कोष ये प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये कोष यहाँ पे था ना, फिर ये कोष प्रतिकर्षण होने के कारण दूर हो जाएगा, तो ये कोष यहाँ पे हो गया। पहले इस परमाणु की त्रिज्या ये थी, ठीक है। उसके बाद जब आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों ने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर दिया, तो ये कोष यहाँ से दूर होकर के यहाँ हो गया। अब त्रिज्या होगी परमाणु त्रिज्या ये वाली, क्योंकि त्रिज्या की परिभाषा क्या लिखी थी हमने? ये परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी। पहले ये थी, प्रतिकर्षण होने के बाद में ये होगी, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ गई ना इसके अंदर। इसकी तुलना में ये वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो इसमें आता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट के कारण त्रिज्या बढ़ रही है, तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या भी उतनी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ये तो रिलेशन निकाल लिया इसके द्वारा। अब शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? तो इसमें लिखा जाएगा, ये है एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल होता है। उसके बाद में सेकंड आ जाएगा, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित कर सकते हैं परिरक्षण प्रभाव को।
तो इसमें क्या आएगा कि आंतरिक किसी परमाणु के आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है। अब परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें परिरक्षण प्रभाव की परिभाषा क्या लिखी जाएगी, किसी परमाणु के आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। नई लाइन से लिखेंगे, परिरक्षण प्रभाव के कारण एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। और शिल्डिंग इफेक्ट किस प्रकार से बढ़ेगा, यहाँ पे आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे शिल्डिंग इफेक्ट उतना ही क्या हो जाएगा, आपके ज्यादा हो जाएगा। तो शिल्डिंग इफेक्ट परमाणु त्रिज्या ही क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें लिखा जाएगा ये है एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल होता है। सेकंड लिखेंगे इसके अंदर कि आंतरिक कोष किसी परमाणु के आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की क्षमता ही परिरक्षण प्रभाव कहलाती है या परिरक्षण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये रहेगा कि परिरक्षण प्रभाव की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी या परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को उतने ही ज्यादा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे परमाणु की त्रिज्या उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सेकंड रिलेशन रहेगा शिल्डिंग इफेक्ट के अंदर कि शिल्डिंग इफेक्ट समानुपाती एटॉमिक रेडियस, परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। शिल्डिंग इफेक्ट हो गया आपका। ये दो मेन कारक थे जो कि परमाणु की त्रिज्या को प्रभावित करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और सेकंड रहेगा परिरक्षण प्रभाव। ये दोनों पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी में आवर्तिता है वो किस प्रकार से रहेगी। ट्रेंड्स इन ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में देखें आप क्या देगा, वही जो कल बताया था आवर्त और वर्ग का पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो एक नंबर पढ़ेंगे हम, इसमें लिखा जाएगा कि आवर्त सारणी में जो आवर्त और वर्ग होते हैं उनके अंदर परमाणु त्रिज्या का क्या क्रम रहेगा, ऑर्डर वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर इन पीरियड्स, इन पीरियड यानी आवर्त में, ठीक है। सबसे पहले आवर्त वाला देखें, आवर्त कौन से होते हैं आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, अक्षैतिज रेखाएं, वे आवर्त कहलाती हैं और इनकी संख्या आवर्त सारणी में रहेगी 7। तो इसमें आता है कि एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट, एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पे, अब आवर्त में तो बाएं से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पे, और या तो इसके एक आवर्त में एक ही कोष रहेगा, जैसे 2s 2p। जैसे ये वाला जो आवर्त है फर्स्ट आवर्त सारणी का, उसमें n की वैल्यू 1 है, सेकेंड आवर्त में n की वैल्यू 2 रहेगी, थर्ड आवर्त में n की वैल्यू 3 रहेगी और फोर्थ आवर्त में n की वैल्यू 4 रहेगी। 1 का मतलब 1s, 2 का मतलब 2s और 2p दोनों आएंगे, 3 का मतलब है कि 3s और 3p दोनों आएंगे, और 4 का मतलब है इसके अंदर 3d भी होता है, इसके अंदर आएगा 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, ये चारों आ जाएंगे, ठीक है। तो आवर्त सारणी के जो ये आवर्त होते हैं, तो प्रत्येक आवर्त में एक ही मुख्य कोष रहेगा। जैसे इस आवर्त के फर्स्ट आवर्त के सभी तत्वों में मुख्य कोष रहेगा 1, सेकेंड आवर्त में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4।
तो एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पे मुख्य कोष तो वही रहता है, ये वाला कोष ही है। इलेक्ट्रॉन तो इसी में जाएंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे कि अपना बोरोन है, बोरोन के अंदर वैलेंस शेल में सबसे लास्ट वाले 2p1 है, एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद में कार्बन आ गया नेक्स्ट, उससे आगे वाला उसमें रहेगा 2p2, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। नाइट्रोजन के अंदर एक और आ गया, भले तो इसी सेल में जाएंगे, मेन सेल तो ये रहेगा। ऑक्सीजन में एक और आ जाएगा, क्लोरीन में एक और आ जाएगा, नियोन आ जाएगा, तो एक और आ जाएगा। ठीक है, तो एक आवर्त सारणी में एक आवर्त में मुख्य कोष तो वही रहता है, लेकिन बाएं से दाएं की तरफ चलने पे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। और जब हम एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ जाते हैं, बोरोन से हम कार्बन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है बाह्यतम कोष में, और नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ता है। फिर हम कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, तो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो वही एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, उसके साथ नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ेगा। तो आवर्त सारणी में एक आवर्त लिखना है। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन व नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इसी सेल में रहेंगे, जो बढ़ेंगे वो प्रोटॉन है वो यहाँ नाभिक में बढ़ेंगे। अब प्रोटॉन क्या करते हैं, बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज वाले, उनको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं। देखें इसके अंदर कि जैसे जैसे बाएं से दाएं चलेंगे आवर्त में, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉनों की जो संख्या थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन था ना प्रोटॉनों की संख्या में, किसके समानुपाती था, जेड इफेक्टिव के। यानी कि किसी भी परमाणु में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो एक आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर मुख्य कोष तो वही रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन व बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उसी मुख्य सेल में रहेंगे, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ प्रबलता से आकर्षित करेंगे। प्रबलता से आकर्षित करेंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव व्युत्क्रमानुपाती लिखा था हमने एटॉमिक रेडियस। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, परमाणु त्रिज्या उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और एक आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ मुख्य कोष वही है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से परमाणु त्रिज्या कम होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस का मान कम होता जाता है। कारण बताई दिया आपको, तो इसमें लिखा जाएगा सबसे पहले कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर मुख्य कोष तो वही रहता है, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जाता है। तो इसका रिजल्ट यही निकलेगा। लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे आवर्त का, तो इसमें लिखा जाएगा कि एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे उन प्रोटॉनों का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है प्रभावी नाभिकीय आवेश वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो परमाणु की त्रिज्या कम हो जाएगी, और परमाणु की त्रिज्या कम होगी तो आकार भी छोटा होता है। परमाणु त्रिज्या ज्यादा है तो आकार क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे दो परमाणु है, ये इसकी त्रिज्या कम है तो इसका आकार छोटा है, इसकी त्रिज्या बड़ी है इससे तो इसका आकार क्या है, बड़ा है। तो एक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बढ़ता जाता है। ये रहेगा इसका रिजल्ट।
कि एक आवर्त में बाएं, सबसे लास्ट में लिखना है ये सारा लिखने के बाद, कि एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, ये रहेगा इसके अंदर आवर्त में परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता। ठीक है, अब इसके जो ये एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उसमें आप देखो तो ये देख लो, जैसे सेकंड आवर्त है उसके ये तत्व हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तत्व हैं। तो इनमें आकार का क्रम क्या रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि ये सेकंड आवर्त के तत्व हैं और बाएं से दाएं की तरफ चलने पर इनमें जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं नाभिक में, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। तो ये ऑर्डर है एटॉमिक रेडियस का, तो यहाँ पे लिख देना एटॉमिक रेडियस ऑर्डर, परमाणु त्रिज्या का क्रम किसके अंदर, इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। हिंदी में आप लिख सकते हो सेकेंड आवर्त के तत्वों का परमाणु त्रिज्या का क्रम। सेकेंड आवर्त के तत्वों में परमाणु त्रिज्या क्रम इस प्रकार से रहेगा, बोरोन का सबसे बड़ा रहेगा, फ्लोरीन का आकार है वो सबसे छोटा रहेगा। ये रहेगा सेकेंड आवर्त में परमाणु त्रिज्या का क्रम। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो वर्ग था ना पीरियड, तो ये हो गए हॉरिजॉन्टल लाइंस, और आवर्त सारणी में जो 18 वर्ग थे वर्टिकल लाइंस वाले, उनके अंदर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से चेंज होती है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।